जैसे इट इज रेनिंग या इट रेन्स बोलते हैं, तो उसमें इट जो है उसको क्या बोलते हैं? इट्स ऑल राइट, pronoun, object इट्स pronoun, इम्पॉर्टेंट टू ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं ना। तो उसमें इट्स क्या होता है? इट्स इसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि द प्रोनाउन इट इन इंग्लिश in these sentences does not refer to a particular person or thing, इसलिए इसको यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल में आई एम पहले लगा दो, आई एम, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे इट रेन्स, तो यहाँ क्या है? इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है, और उसके साथ ही चूँकि वर्ब रेन यूज हो रहा है इसके साथ, तो वह भी इम्पर्सनल वर्ब हो जाएगा। कहते हैं कि it so used is called an impersonal pronoun, so also the verb rents is here called an impersonal pronoun। it से जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं इस तरह के, वहाँ इट इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, और जो वर्ब यूज हो रहा है उसके साथ वह इम्पर्सनल वर्ब होगा। सेकंड कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे थे हम लोग? अभी तो बच्चे आ ही रहे हैं अभी। सेकंड प्रोनाउन पर्सनल के बाद रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, कहीं इंटेंसिव, कहीं एम्फैटिक प्रोनाउंस लिखे रहते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, या फिर इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या ऐड करते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक जैसा होता है, मतलब दे आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस सेम एज द सब्जेक्ट, हाँ, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, यानी देमसेल्फ, प्रोनाउन में क्या ऐड करते हैं? सेल्फ। माई क्या है? कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन? मान लो सिर्फ अभी मान लो प्रोनाउन है, माई में क्या लगाते हैं, क्या ऐड करते हैं? सेल्फ, 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 SELF, सेल्फ, माई सेल्फ। इसी तरह हिज है, हिज के लिए क्या आता है? ही के लिए दो प्रोनाउन आते हैं ना। हिम और हिज आता है, हाँ, हिज और हिम, जिसमें से एक एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और एक किस में आता है? एक पॉजेसिव में आता है। पोजेसिव में। हाँ, तो इसमें कौन सा आएगा? ही के लिए हिम, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका हिम, हिमसेल्फ आएगा रिफ्लेक्सिव में, हिम। इसमें क्या ऐड करेंगे? हिम में हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। तो इस तरह क्या ये जो वर्ड बनेगा, ये कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनेगा। और जैसा आपने कहा कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आर द सेम, यानी एक वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो वो क्या है? वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें आप सेंटेंसेस बनाओ दो चार, छोटे छोटे सेंटेंसेस। I enjoyed myself at the party. हाँ, सही है। यानी हम जो, they hurt themselves. हाँ बोलो। हम they hurt themselves. हाँ, सही है। यानी जो भी आप वर्ब, यानी इधर जो प्रोनाउन लगा रहे हो उसके लिए जो लगेगा ऑब्जेक्ट के जगह पे, वो सही होना चाहिए।
अगर दे है तो क्या लगाओगे, देम, और सेल्फ की जगह सेल्स। सेल्फ्स। हाँ, एफ हटाकर वी एस, सेल्फ्स। इसी तरह आवर सेल्फ है, तो उसको क्या बनाओगे आप, अगर प्लूरल में बनाना हो तो? हाँ, सेल्स, अवर सेल्स। हाँ, जैसे कहते हैं, इससे कोई सेंटेंस बनाओ योर सेल्फ से, एक ही वर्ड, एक ही यू वर्ब आर ले। सो यंग, हाँ बोलो। यू आर सो यंग टू डू इट योरसेल्फ। योर सेल्फ से भी बनाते हैं और योर सेल्फ से भी बनाते हैं, दोनों से बनाते हैं। इसके रूल्स भी हैं कुछ। जैसे कहते हैं, he wants to pass his driving test so that he can drive himself to work. कभी कभी क्या है, we can add a reflexive pronoun for emphasis when it's unusual or different. यानी वहाँ सिर्फ emphasize करने के लिए सेंटेंस को himself यूज करते हैं। कहीं कहीं हम इसे यूज करते हैं, जैसे वी कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू एम्फेसाइज दैट समवन डज इट पर्सनली, नॉट एनीबडी एल्स। एग्जाम्पल, द डोर वाज डेफिनेटली लॉक्ड, फुल स्टॉप है, आई लॉक्ड इट माई सेल्फ। यानी वह क्या है, दूसरे से नहीं, अपने आप, अपने पर ले रहा है, अपना पर्सनली ले रहा है उस सेंटेंस में कि, और उस पर बल दे रहा है, तो वहाँ भी हम माई सेल्फ का यूज करते हैं, क्योंकि द डोर वाज डेफिनेटली लॉक्ड, ये अपने आप में फुल सेंटेंस है। इसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कि इसे मैंने खुद लॉक किया था, इसलिए यह निश्चित रूप से लॉक होगा। तब उसमें सेकंड सेंटेंस बनाया कि आई लॉक्ड इट माई सेल्फ। यानी यहाँ माई सेल्फ पर, यानी पर्सनल जो उसका काम है उस पर बल दे रहा है, उस पर एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंसेज में भी माई सेल्फ का यूज करते हैं। नहीं, आपने पर्सनली कोई काम किया है तो आप उसको बताने के लिए। और उसमें भी कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टुगेदर विद द नाउन इट रिफर्स टू इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट। जैसे मान लें आप किसी बैंक में गए या कहीं किसी ऑफिस में गए, आपने खुद उसमें मैनेज किया बात करने का, कुछ लोगों ने, माने आप ग्रुप में गए, दीक्षा, किरण, दीपाली तीनों गई, और आकर वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमने किया, तो या तो ऑफिस के बॉस से बात की या मैनेजर से बात की, तो आप क्या कहोगे? They themselves manage to do the work. नहीं, हमने ऐसे बनाना है कि हमने मैनेजर से बात की। मैनेजर के लिए हमें लाना है, मैंने मैनेजर सिर्फ मैं खुद से, खुद मैनेजर से बात की, किसी और से नहीं की। तो यहाँ मैनेजर के लिए जो लाएंगे ना, वो हिज से हिज लाए, हिमसेल्फ लाएं या हर सेल्फ लाएं, वह मैनेजर या बॉस के लिए लाएंगे, अपने लिए नहीं लाएंगे। यहाँ ऐसे बनाए, कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टुगेदर विद द नाउन इट रिफर्स टू इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट। कि इसको ऐसे ऐसे सेंटेंस में ऐसे बनता है कि वी टॉक्ड टू द मैनेजर हर सेल्फ एंड शी एग्रीड टू गिव अस आवर मनी बैक। यानी हमने जिससे बात की उसके लिए लगाया हमने यहाँ प्रोनाउन। वी टॉक्ड टू द मैनेजर हर सेल्फ एंड, लेडी है मान लो, एंड शी एग्रीड टू गिव अस आवर मनी बैक। तो इस यहाँ भी लगाते हैं,
अब पहले बता देते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं, फिर बताएंगे कि यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, तब कौन सा, तब इसे क्या कहेंगे। कहीं कहीं हम बाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, बी वाई, बाई प्लस, यानी बाई में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करते हैं। We can use by with reflexive pronoun to mean alone. He usually goes on holiday by himself. यहाँ himself के alone के लिए आ रहा है कि वह हम हमेशा छुट्टियों में अकेले ही जाता है, alone, इसीलिए तो वहाँ भी himself लगाते हैं, लेकिन by के साथ। He usually goes on holiday by himself। इसको दूसरा सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, डू यू एंजॉय बीइंग बाय योरसेल्फ, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंट कि क्या आप एंजॉय कर लेते हो अकेले, ऐसे भी बना सकते हैं। आप कहते हैं कि ये जो हम ऐसे सेंटेंसेज को क्या कहते हैं जिसमें हमने इसे, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है उसे भी लगा रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव में भी एक इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। इंटेंसिव इसमें है कि हम अगर इस आवर सेल्फ, माई सेल्फ न लगाएं तब भी उस सेंटेंस का मीनिंग ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कहते हैं कि एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट देयर फंक्शंस डिफर। Intensive pronouns are used to add emphasis to the subject or antecedent of the sentence. You will usually find the intensive pronoun right after the noun or pronoun. It's modifying but not necessarily. जैसे इसमें भी यही सब है, द इंटेंसिव ऑब्लिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हम बोलते हैं। इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यानी intensive pronoun is also defined as a pronoun that ends in self or selves and places emphasis on its antecedent। कल हमने आपको एपोजिशन और एंटीसीडेंट के बारे में बताया था। एपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन में। वहाँ जब हमने कहा था कि हाँ विराट आवर कैप्टन, जो नाउन एक दूसरे को फॉलो करता है तो वो क्या एपोजिशन कहलाता है। और एंटीसीडेंट जब हम एक सेंटेंस में कई बार नाउन या जो सब्जेक्ट है, जो नाम है, वो आता रहता है तो हम उसके बदले जो प्रोनाउन यूज करते हैं, तो जिसके लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। तो यही कह रहे हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन इज डिफाइंड एज ए प्रोनाउन दैट एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स एंड प्लेसेज एम्फेसिस ऑन इट्स एंटीसीडेंट, वही जो प्रोनाउन के जिसके लिए यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में? तो इंटेंसिव प्रोनाउंस आर नॉट इसेंशियल टू ए सेंटेंसेस बेसिक मीनिंग, व्हेयरएज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर। रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस जो हैं वैसे सेंटेंसेस जिसमें सेल्फ लगा बिना उसका मीनिंग अधूरा होता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वहाँ रिफ्लेक्सिव होते हैं, सेंटेंस रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लेकिन इंटेंसिव अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहते हैं कि टू डिफ्रेंशिएट एन इंटेंसिव प्रोनाउन फ्रॉम ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, remove it from the sentence. If it's an intensive pronoun, the sentence will still make sense। कि अगर हम उस आवर सेल्फ, माई सेल्फ को हटा भी दें तो सेंटेंस का जो अर्थ है वह बना रहेगा। If the sentence no longer makes sense when the pronoun is removed, if it is a reflexive pronoun। लेकिन अगर उसे हटाने के बाद सेंटेंस का अर्थ या सेंटेंस का कोई सेंस नहीं रहता तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है।
जैसे एक सेंटेंस ले लो, मान लो डिड यू योर सेल्फ मेक द केक। इसमें क्या है, डिड यू योर सेल्फ इकट्ठा लगा दिया, मेक द केक। द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस इफ वी रिमूव्ड योर सेल्फ। अगर हम सिर्फ बोलते हैं डिड यू मेक द केक, क्या तुमने केक बनाया, तब भी वो सेंटेंस का अर्थ ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन हमने उसमें डिड यू योर सेल्फ लगा दिया। तो ये क्या है, सिर्फ उसको इम्फेसाइज करने के लिए, उसको हटाने के बाद भी उसके सेंटेंस के अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर उसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इन दोनों में ये अंतर है, लेकिन बनते एक ही से हैं, वो उसमें भी सेल्फ लगाकर, इसमें भी सेल्फ लगाकर। इसको इसको रिफ्लेक्सिव में आप इंटेंसिव बोलो, इम्फैटिक बोलो, EMPHATIC, इम्फैटिक सेंटेंस, ये प्रोनाउन तीनों एक ही हैं, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव और इम्फैटिक। इन तीनों में क्या है, सेल्फ या सेल्फ ऐड होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको तो बोलो। देख रहे हो कहीं कुछ? बोलो कुछ दीक्षा। यस मैम, मैम आगे समझ में। समझ में आ गया ना कि अगर सेल्फ या सेल्फ्स को यहाँ से सेंटेंस से हटा भी दें, अगर सेंटेंस के अर्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वह क्या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है वहाँ पे। लेकिन जिस जिस जगह पर सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज जो आ जाता है उसे हटाने पर, तो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। इसे कहीं पर हम लगाते हैं, जैसे हमने कहा बाई के साथ लगाएंगे, तो वहाँ उसका अर्थ हो जाता है एलोन। अगर एलोन कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ भी वैसे भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ में एलोन ही होता है, लेकिन बाई के साथ लगा दें तो उस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। एंजॉयड हिमसेल्फ, इस तरह। एम्फेटिक प्रोनाउंस भी इसी तरह में भी वही चीज़ें हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, इसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। I myself saw him do it. We will see to it ourselves. ये सब एम्फेटिक सेंटेंसेज में आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। यानी आपने देखा, एक चीज आप देख रहे हो कि सब में क्या है, वही है, सेल्फ और सेल्व्स। कहीं है कि कहीं नाउन पे ज़्यादा एम्फेसिस पड़ रहा है, नाउन या प्रोनाउन पर, तब उसको क्या बोलते हैं, तो एम्फेटिक हो जाता है वो। कहीं अगर सेंटेंस में कोई अर्थ चेंज नहीं हो रहा तो इंटेंसिव हो जाता है, लेकिन सब में वही है, सेल्फ और सेल्फ्स। इम्फेसिस समझते हो ना, EMPHASIS, इम्फेसिस। किसी बात पे बल देना हो, किसी चीज़ पे बल देना हो तो उसे क्या कहते हैं, एम्फेसाइज करना या इम्फेसिस। इसलिए हम इम्फेसिस वर्ड यूज कर रहे हैं ना। थर्ड कौन सा प्रोनाउन पर हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? ए डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट को इंडिकेट। हाँ, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। दैट इज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence.
यानी कुछ विशेष इंगित करता है। या इसकी हिंदी क्या होती है पता है? कहते हैं these pronouns can indicate items in space or time and they can be either singular or plural। चार तो होते हैं मात्र। when used to represent a thing or things, demonstrative pronouns can be either near or far in distance or time। अब नियर इन टाइम और डिस्टेंस के लिए कौन सा यह यूज होता है? दिस एंड This दीज। and हाँ हाँ, दिस का प्लूरल क्या है? दीज। और जो चूंकि हम जब दिस इज ए काऊ बोलते हैं तो क्या है, वो नियर का बोध होता है। लेकिन दैट इज ए काऊ बोलते हैं तो क्या, उससे थोड़े दूरी का बोध होता है। इसीलिए नियर और फार की बात कर रहे हैं कि नियर इन टाइम और डिस्टेंस दिस, और दिस का प्लूरल these, दीज। और फार इन टाइम और डिस्टेंस में दैट, और उसका प्लूरल दोज। those. हाँ, कहते हैं अब because there are only a few demonstrative pronouns in the English language, there are just 3 simple rules for using them correctly। पहला क्या है? demonstrative pronouns always identify nouns whether those nouns are named specifically or not। for example, मान लो I cannot believe this। अब आई कैन नॉट बिलीव दिस में यह तो कुछ नहीं लिखा इसमें कि हम कौन सी चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे, इसलिए कहते हैं कि वी हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज। इस सेंटेंस में दिस क्या है हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग द राइटर कैन नॉट बिलीव। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिस पर विश्वास नहीं कर पा रहा? अगर इट एक्सिस्ट्स इवन दो वी डोंट नो व्हाट इट इज, मैंने हमें सेंटेंस का अर्थ तब भी एग्जिस्ट करता है जबकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पे दिस का प्रयोग कैसे हो रहा है? आई कांट बिलीव दिस, यानी इस का विश्वास नहीं कर सकता। अब इसमें यहाँ पे दिस क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो वैसे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप जानते हो, दिस इज काऊ, दैट इज काऊ, जो सब आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। दीज प्लूरल में के लिए यूज करते हैं। में रूल्स जो है वो कहते हैं कि ये रूल्स हैं कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। However, they can be used to describe people when the person is identified। अब आप दिस को कहाँ कहाँ यूज करते हो याद करो। ये दिस इज अ काऊ, ये सब तो बचपन वाले सेंटेंस है। अब किसी पक्षी की आवाज़ है मान लो, या किसी की आवाज़ है, तो आप कह रहे हो ना कि वहाँ पे आप कि इस पक्षी की आवाज़ ऐसी है या वैसी है, तो आप क्या कहोगे वहाँ पर? सेंटेंस कैसे बनाओगे? हम लोग की This, कहते हैं कि इसकी आवाज़ अच्छी है या यह आवाज़ अच्छी है, तो क्या बनाओगे? या यह आवाज़, आवाज़ के लिए आप क्या यूज करोगे? कौन सा प्रोनाउन? यानी साउंड है मान लो, आवाज़ को क्या यहाँ पे बोलेंगे? साउंड। तो साउंड के लिए क्या यूज करते हैं? this, दिस। हमेशा साउंड के लिए आप जब पहला लिखोगे तो इट तो लिखोगे नहीं, और कोई उसके लिए प्रोनाउन है नहीं, तो क्या यूज करेंगे? दिस साउंड। this, हाँ। और अगर दूर से कोई आवाज़ आ रही है, मान लो दूरी है, दूरी का एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ दूर से आ रही है, तब आप किसका यूज करोगे? दैट का।
that, हाँ, तो कहते हैं कि चूंकि एडजेक्टिव भी डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, लेकिन कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से आप इसे कंफ्यूज मत करो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बतलाते हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा कुछ नहीं करते। यह नाउन की जगह पर यूज होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन so long as the noun being replaced can be these pronouns. अब मान लो हमने आपको सेंटेंस दिया कि यह मेरी माँ की अंगूठी थी, तो इसे आप कैसे बनाओगे? यह मेरी माँ की अंगूठी थी। that was my mother's ring. यह कह रहे हैं, वह थोड़ी कह रहे हैं, यह। This, जब यह कहेंगे तो अब हिंदी में भी समझते चलो ना, यह है तो आप किसका यह क्या है? हम हिंदी में यह और वह बोल लेते हैं, बोलते हैं ना, यह और वह। जब वह का हम यूज कर रहे हैं तब दैट का यूज करेंगे, जब यह का तो दिस का। तो क्या है? दिस वाज माई मदर्स रिंग। मदर में क्या है? एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मेरी माँ की, और माँ की है, माई मेरी है, तो माई मदर्स रिंग। अगर हम कहते हैं यह किताब मेरी है, तब आप क्या बनाओगे? this is my book. नहीं, This book is mine. यह मेरी किताब है नहीं बोला हमने, यह किताब मेरी है। This book is mine. हाँ, अब सही हुआ, दिस बुक इज माइन। अब मान लो ए नाइस शूज हैं, अब हमने प्लूरल बना दिया, इसका ध्यान रखना। ये नाइस शूज हैं, हिंदी में अगर लो यह अच्छे जूते हैं, These are nice shoes. शूज। हाँ, इसी तरह अगर हम दैट से कोई सेंटेंस बनाते, दूर से हमें दिख रहा है, मान लो हम कहते हैं कि वो कार जैसा दिखता है, That look like a यहाँ car. पे लुक में एस भी लगाएंगे ना। That looks like a car. हाँ, दैट लुक्स लाइक द कार। तो यहाँ पे जब दूरी का से, इसीलिए फार और की और इसकी बात करी थी कि वहाँ पे। वैसे हिंदी में क्या है, हिंदी में अगर ट्रांसलेशन बनाना हो तो साफ साफ लिखा रहता है, यह किताब मेरी है, वह पेन तुम्हारी है, ऐसे करके यह और वह या ए और वे ऐसे प्लूरल बना देते हैं, दीज और दोज का, तो वहाँ तो इजी होता। तो अभी आप समझ गए कि ये शुरू में यूज होता है और बाद में भी, लास्ट में भी यूज होता है सेंटेंस के। दिस दिस खास करके ज़्यादा सेंटेंसेज में दिस यूज होते हैं। अब जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि इन उत्तरों में कोई भी सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। None of these answers are right. हाँ, और करेक्ट आंसर्स के लिए हमेशा करेक्ट वर्ड यूज करते हैं, तो नन ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, ये बोल रहे हैं मान लो। तो यहाँ पे क्या हमने यूज किया? दीज। तो यहाँ इसको हम कहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार भी यूज करते हैं। अब मान लो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप इसे फिलअप करो। डैश शुरू में, वाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट दीज दोज, क्या बोलोगे इसमें? That, हाँ, तो इस तरह दिस और दैट के प्रयोग के लिए आप यहाँ क्या करोगे, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या, मान लो एक सेंटेंस देते हैं, यहाँ पे नन और नन का भी यूज करते हैं ना, नन दैट दोज देम है, मान लो हमने 4 ऑप्शन दिए और सेंटेंस है बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर।
dash of the children were given allowances, none that those them, क्या लिखोगे? None of them. none of the children were given allowances, क्योंकि यहाँ पहले ही हमने देयर बोल दिया, इसका मतलब सभी के बिहेवियर अच्छे नहीं थे। तो जैसे सेंटेंस होगा हम बोल लोगे, अगर हम कुछ भी आपको नहीं देते ऑब्जेक्ट, सिर्फ इज और डैश योर्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज और ऑप्शन है दिस दोज दीज सच, तो क्या बोलोगे? This. इज दिस योर्स। चलो, सबको समझ में आ गए हैं? Yes, वैसे sir. इज दैट Yes, योर्स sir. होता है, इज दिस योर्स नहीं होता। वहां पे दैट बोलोगे क्योंकि वहां दूरी का है। आप सेंटेंसेज और भी ले सकते हो, मान लो प्लीज गिव मी वन ऑफ दैट दो दिस सच, क्या बोलोगे? Those. हाँ, प्लीज गिव मी वन ऑफ दोज, उनसे में से एक दो। अब डैश आर नाइस लुकिंग, क्या बोलोगे? दीज आर नाइस लुकिंग, यानी आप दिस दैट दीज दोज के अलावा और भी कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे सच, SUCH, सच, नन, नाइदर, ये सब क्या है? ये सब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। यानी टोटल कितने यूज कर रहे हो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? 4 तो जानते ही हो। अब वैसे अगर रूल्स देखने आओ तो फिर इसके भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिंपल सा जो बता रहे हूँ वो यही है, दिस दैट दीज दोज सच नन और नाइदर। Not neither the distribution. हम्म, Neither the distribution. नाइदर, नाइदर ऑफ द हॉर्सेज कैन बी रिडन बोलते हैं, मतलब नाइदर को भी शुरू में यूज कर सकते हैं। नाइदर नॉर अलग चीज है, नाइदर नीदर भी ऐसे भी यूज करते हैं उसको अलग से भी। नाइदर ऑफ देम हैड सीन इट बिफोर, इनमें से किसी को भी पहले नहीं देखा। नाइदर और नॉर का तो तब यूज होता है ना कि ना वो ना वो ऐसे, ना तुम ना वो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये दोनों अलग है। लेकिन इसमें नाइदर का हम यूज शुरू में कर सकते हैं, हम नहीं वर्ब के पहले। अब ये अगर रूल्स पे जाओ तो कहते हैं कि दिस दैट व्हेन आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स, यानी जैसे जब दिस बुक इज माइन कहते हैं तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का यू साउंड करता है, दिस और दैट। इसी तरह दैट पेन इन यो इज योर्स कहते हैं तो कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का ये साउंड करता है, मतलब इस टाइप से। लेकिन वही दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, यानी गिफ्ट, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल, ऐसे भी यूज करते हैं। तब ये सब क्या है तो सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही। फिर कहते हैं दिस इज बेटर देन दैट, ये भी कहते हैं ना, या उससे ज़्यादा अच्छा है। अब इसके नियम है कि
दिस रिफर्स, अभी नियम नहीं बताते, नियम ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ये समझ में भी नहीं आते। दिस रिफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट ऑफ पर्सन ऑफ द स्पीकर। क्या समझोगे अब? सीधे ऐसे समझो कि ऐसे भी यूज होता है, दिस इज बेटर देन दैट। अब जैसे दो जगह के आपके क्लाइमेट की तुलना करना हो, मान लो नैनीताल अल्मोड़ा है, दोनों जगह क्लाइमेट अभी कैसे होंगे? Okay. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि दैट with its plural those is used to avoid the repetition of a preceding noun, as example है, मान लो the climate of Nainital is like that of अल्मोड़ा। तो यहाँ हमने क्लाइमेट को एक यूज नहीं किया बार बार, सेम क्लाइमेट दोनों जगह का है, तो हम इसके लिए यहाँ पर द क्लाइमेट एक बार लिखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ। इसके लिए भी हम नहीं लिखेंगे कि नैनीताल्स क्लाइमेट या अल्मोड़ास क्लाइमेट, एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ। द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल। अब दोनों के क्लाइमेट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो क्लाइमेट हम दो बार यूज नहीं करेंगे, इसलिए लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सेम यूज करने लगते हैं, इज सेम एज अल्मोड़ा या कुछ भी। तो अगर यहाँ पे उसकी तुलना में हम लाइक दैट यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज लाइक दैट ऑफ अल्मोड़ा। तो इसमें हमने कौन सा नाउन को हटाया? प्रेसिडिंग नाउन कौन सा था? क्लाइमेट। तो वहाँ भी हम दी इसका दैट का यूज करते हैं। तो उसी तरह मान लो कि इस शहर की, हल्द्वानी की जो गलियाँ हैं, वह कोई और बगल के शहर ले लो, रामनगर से भी, रामनगर से अच्छी है या रामनगर से बुरी है, कुछ भी मान लो, तो हम इस सिटी या उस सिटी का नाम ना लेकर हम दिस सिटी और दैट सिटी तो कर सकते हैं। तो वहाँ भी इसका यूज होता है। यानी दो, एक ही नाउन अगर दो जगह आ रहा हो तो हम उसमें से एक को हटाने के लिए, एक को रिप्लेस करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। वो जो भी उस नाउन के लायक होगा, यानी दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, हम वहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर दो नाउन एक साथ आ रहे हों, जिसका रिपीटिशन हो रहा हो, तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। तुलना किससे करें कि अमेरिका की नदियाँ यूरोप की नदियों से लंबी है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, रिवर्स दो बार नहीं लिखा, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन, और रिवर्स क्या प्लूरल है, और ये दूर है, फार शो करता है, साउंड करता है, तो दीज के बदले दोज लिखा। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। जो यूरोप में है उनसे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ कौन सा रिवर को हमने अवॉइड किया दो बार लिखने से। तो यहाँ भी इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। फिर कहते हैं कि व्हेन टू थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड आर रिफर्ड टू, दिस रिफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन्ड, दैट टू द थिंग फर्स्ट मेंशन्ड। यानी इसके भी एग्जाम्पल एक देख लो।
समझ में आएगा तुम्हें। अल्कोहल एंड टोबैको, मान लो दोनों है, आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट, यानी दोनों तो खतरनाक ही हैं, अल्कोहल भी टोबैको भी डेंजर इंजूरियस है स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ क्या करते हैं, सेमी कोलन लगा के इसे तुलना करें, दिस परहैप्स लेस देन दैट, इस तरह के सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। आप सिर्फ समझ लो 6 प्रोनाउन और उसे अपनी समझ से यूज करना, जैसे भी और यूज करना चाहो। दिस हॉर्स इज बेटर दैन दैट हॉर्स, ऐसे सेंटेंसेस भी बनते हैं इससे। व्हाट वाज दैट नॉइज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह के बनते हैं। अब कम से कम इतना तो आप समझ लोगे कि दिस, दैट, दिस, दोज, सच, नन और नाइदर से जहाँ भी यूज हो रहे हैं वो कौन से प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप जो यूज करते होगे वो तो ये सोच के करते नहीं हो कि हमें यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। आप बस ये ध्यान रखो किस टाइप के सेंटेंस है और क्या हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। जो सबसे मेन बात यही है कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, और किस तरह के प्रोनाउन यूज करने कहाँ पे, वो ध्यान रखना है इसमें। अब एक इंडिफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, 3 मेन बच गए आपके। रिलेटिव थोड़ा लंबा भी है, एक छोटा है वो बता दूं या वो कल बताऊं। मैम कल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है कहते हैं। रेसिप्रोकल को हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में, किस में समझ में जल्दी आता है बताऊं। रेसिप्रोकल वैसे कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of some type, with both receiving the benefits or consequences of that action simultaneously। कहते हैं कि वैसे प्रोनाउन जहाँ यूज होते हैं जहाँ दो और दो से ज़्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं और दोनों उसका लाभ हो रहा है, दो या दोनों सेम काम कर रहे हैं, यानी म्यूचुअली, तो इसके लिए इसमें इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें दो ही हैं, जैसे ईच अदर और वन एंड अदर, देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, both of them allow you to make sentences simpler। each other and one another, दो हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं बताऊं, कि वैसे प्रोनाउन जो वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं, वैसे प्रोनाउन जो वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कहते हैं कि दे लिफ्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ रहते थे। राम एंड श्याम वेयर प्लेइंग ए गेम विथ ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो वहाँ क्या होगा, ये रेसिप्रोकल, दोनों सेम एक्शन कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ईच अदर।
वन अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे द 5 बॉयज वी आर वर्किंग विथ वन अनदर, यहाँ 2 से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या यूज होगा? वन अनदर। द 5 बॉयज वी आर वर्किंग विथ वन अनदर। या फिर दे डन दिस टास्क विथ वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। तो बस इतना ही है इसमें कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ दो व्यक्तियों के लिए दो मैंने कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए ईच अदर का यूज होता है, और जब दो से ज़्यादा व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए वन अनदर का यूज होता है। ठीक, ये दो ही हैं। Yes, ma'am. अब मान लो हमने बोला राजा एंड रानी लव ईच अदर, ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन ईच अदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। अभी तक आपने क्या देखा? पर्सनल प्रोनाउन का यूज भी सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज भी हो जाता है, लेकिन इनका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का नहीं होता। ईच अदर और वन अनदर से आपने देखा होगा कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता कभी भी। Yes, ma'am. हाँ, और इनका प्रयोग मेनली वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन